आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किसका दिवाला किसकी दिवाली। और इस वक्त के जो रुझान है उसमें बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त दिख रही है। 7 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। एक पर समाजवादी पार्टी, एक पर बीएसपी और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहा है। देवरिया सदर, टुंडला और उन्नाव में बीजेपी आगे है, जबकि घाटमपुर से बीएसपी उम्मीदवार आगे है और अमरोहा में समाजवादी पार्टी को बढ़त, जबकि मल्हनी में निर्दलीय उम्मीदवार के आगे रहने की खबर है। 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, एक पर समाजवादी पार्टी, एक पर बीएसपी और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहा है। हमारे साथ हमारे 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हैं। उमाकांत जी, अगर उत्तर प्रदेश की जनता की बात की जाए तो जितना ये डाइवर्स स्टेट है उतने ही डाइवर्स नतीजे दिख रहे हैं। कोई भी यहाँ पर ये थम ठोक कर नहीं कह सकता कि जनता ने हमें पूरा साथ दिया है, चाहे वो बीजेपी हो या बाकी पार्टियां हो। देखिए कि जैसे मैंने कि एक सबसे बड़ा कारण है कि इन 7 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा था और ये पूरे जिसको कहते हैं ना कि खेत में खेत के एक कोने से बीच में किनारे आप एक बीज उठाते हैं, फिर उस दाने को देखते हैं कि ये दाने में कितना दम है। तो एक किस्म से एक छोटा सा टेस्ट केस है ये उत्तर प्रदेश में ये चुनाव। और दूसरा ये कि जनता में कोई उत्साह नहीं था। ठीक है, ये तय है कि इन जनता में किसी तरह का उत्साह नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही थी। हाँ, कुछ शहर में जहाँ पर पोलिंग बूथ नज़दीक था तो लोग चले गए वोट डालने, अदरवाइज लोगों ने बहुत रुचि नहीं दिखाई। ये अलग बात है कि जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज ना तो बहुत अच्छा था ना तो बहुत बुरा था। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस बिहार की जैसी हालत नहीं थी कि सत्ता के खिलाफ बहुत ज़्यादा विद्रोह हो और जनता सड़कों पर हो और सबक सिखाना चाहती हो। तो सबक सिखाने वाली कोई बात उत्तर प्रदेश में इस समय देखने को नहीं मिली है। लेकिन एक बात ध्यान रखने होगी कि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ये घटनाएं, ये बातें सामने आई हैं कि लोगों ने सरकार के कामकाज के नाराज होकर के विकास के मुद्दों को लेकर के बूथों पर लोग वोट डालने लगे। वो सरकार के से नाराजगी को छोड़ करके स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाराजगी कहा जा सकता है कि प्रशासन से नाराजगी है। उसके लिए तो विधायक भी जिम्मेदार है, उसके लिए जो है पार्षद भी जिम्मेदार है। साहब जी वो कंबाइंड नाराजगी इसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं कि संयुक्त। आप सरकार से भी नाराज हैं, स्थानीय प्रतिनिधि से भी नाराज हैं, आप पीडब्ल्यूडी वालों से भी नाराज हैं, आप जिला प्रशासन से भी नाराज हैं। नाराजगी यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रही है। इस मास लेवल पर जो रिजेंटमेंट है वो उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही है। ये एक बड़ा अद्भुत चीज है। और ये है कि आने वाले जो विधानसभा के जो चुनाव हैं 2021 में, शुरुआत 22 में, आपको ये अंदाजा लगना चाहिए था कि हम जा किधर रहे हैं। ठीक है, विपक्षी पार्टियां भी दिशाहीन नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा दिशा परिणाम को, ये जो नतीजे निकलेंगे, जो भी नतीजे निकलेंगे, इन नतीजों से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन से खाली हुई घाटमपुर विधानसभा सीट से हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र पासवान ने भी अपनी बड़ी जीत का दावा किया है। खास बात की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र नाथ पासवान जी मौजूद है। उपेंद्र जी, मंदिर होके आए हैं, दिख रहा है, क्या रास तिलक की आप पूरी तैयारी कर लिया है क्या आपने? परमात्मा ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा है। जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद मिला हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घाटमपुर विधानसभा जीत रही है। अभी हमारी बसपा कैंडिडेट और कांग्रेस कैंडिडेट से बात हो रही थी, उन लोगों ने तो सिरे से नकार दिया है कि बीजेपी से लोग खुश नहीं है। ये तो विपक्ष का कार्य ही ऐसा करना, लेकिन जनता जनार्दन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप देखेंगे कि अभी कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय आने वाला है। क्या कोई चुनौती मानते हैं कि कमल जी की विरासत को आपको संभालना है? कहीं कोई चुनौती दिख रही है? किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। स्वर्गीय कमल रानी दीदी जी का आशीर्वाद पहले भी मुझको मिलता रहा, आज भी वो स्वर्ग से मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। निश्चित रूप से मैं विजयी होने जा रहा हूं। तो चलिए, ये थे बीजेपी कैंडिडेट उपेंद्र नाथ पासवान का कहना है कि उनकी जीत तय है और कमल रानी वरुण की जो विरासत है उसको वो पूरी तरीके से संभालने के लिए तैयार है और उनके प्रतिद्वंदिता में फिलहाल कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो उनको हरा सके। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। और लगातार आपको हम ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन साथ ही साथ बिहार का अपडेट और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है वो भी आपको बता रहे हैं।
बिहार में एनडीए को 121 सीटों पर फिलहाल बढ़त मिलती दिख रही है और आरजेडी गठबंधन 112 सीटों पर आगे है। नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है फिलहाल बिहार में। एलजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। आरजेडी गठबंधन और एनडीए में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए को 121 सीटों पर बढ़त और आरजेडी को 112 सीटों पर करीब 10 से 11 सीटों का अंतर फिलहाल रुझानों में दिख रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है शुरुआती रुझानों में, हालांकि बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। और अब बात उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की भी कर लेते हैं, जहां 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग हुई और आज नतीजे आने हैं, या यूं कहें कि रुझान आने शुरू हो गए, क्योंकि 4 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और एसपी बीएसपी एक सीट पर आगे चल रही है। वो बीएसपी जिसकी एक भी सीट नहीं है इस वक्त। इन 7 सीटों में वो फिलहाल एक सीट पर आगे चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक पांडे, वो ये कह रहे हैं कि हम रुझानों में विश्वास नहीं रखते हैं, हम नतीजों पर विश्वास रखते हैं और नतीजे हमारे फेवर में हैं। अशोक पांडे, नतीजे हमारे फेवर में आएंगे। अशोक पांडे जी, आप रुझानों में विश्वास नहीं रखते हैं, आप ये कह रहे हैं, तो बिहार में जो एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है उस पर भरोसा नहीं है आपको, यही माने? देखिए, पहली बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता का फैसला सिरोधार है। वो तो हम भी जानते हैं सर। में तो उपचुनाव में सीबी गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव हार गए थे मौदहा से। अभी लोकसभा के चुनाव जो हुआ था केशव मौर्य जी की सीट पे और माननीय आदित्यनाथ जी की सीट पे हम हार गए थे। देखिए, हमने निश्चित तौर पे काम किया और फिर उन सीटों को हासिल भी किया। मेरा ये मानना है कि हम परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि हमने काम किया है, विकास किया है, तो निश्चित तौर पे जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हाँ, ठीक है, आप कह रहे हैं आपने काम किया है, विकास किया है, इस पर हम बात करेंगे। उमाकांत लखेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं और नहीं है हमारे साथ, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उबैद उल्लाह नासिर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका एक बार आगे परिचय हम कराएंगे, लेकिन इस बीच दीपक श्रीवास्तव देवरिया से हमारे साथ हैं। क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, देवरिया से बात कर लेते हैं दीपक से। दीपक, त्रिपाठियों के बीच जंग यहाँ देखने को मिल रही है, अभी क्या स्थिति है, कौन आगे कौन पीछे? कि अनामिका, अगर देवरिया की बात करें तो देवरिया में बीजेपी के लिए खासतौर पे थोड़ा सा संकट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत में पहले राउंड में जिस तरह से 800-900 वोटों का फासला था समाजवादी पार्टी के साथ, अब तीसरे राउंड तक आते आते ये फासला 133 तक आगे सिमट गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नेक टू नेक फाइट है। और बीजेपी के लिए, जो बीजेपी के यहाँ के विधायक रहे जन्मेजय सिंह, उनके मृत्यु के बाद से उनके बेटे को जब टिकट नहीं दिया गया वो बागी हो गए, और सबसे अधिक बीजेपी के अगर कोई मत काट रहा है तो वही काट रहे हैं। हर राउंड में वो 500-600 के लगभग वोट पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बीजेपी का बड़ा नुकसान है। हालांकि 35 राउंड तक मतगणना होनी है और अभी कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता, लेकिन शुरुआत में अगर लगातार कम हो रही है बीजेपी के मतों की संख्या तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए संकट है। और देवरिया की अगर बात करें तो त्रिपाठियों की जंग यहाँ पे प्रदेश के जितने भी 7 विधानसभा हैं उन सभी में सबसे खास है, क्योंकि अगर बीजेपी यहाँ से जीतती है तो सीधे तौर पे मैसेज आएगा कि ब्राह्मण उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन अगर बीजेपी हारती है तो ये मैसेज जरूर जाएगा। दीपक, अभी कौन आगे चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, अभी कौन आगे चल रहा है दीपक? तो वो देखिए तीसरे राउंड में बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताऊं तीसरे राउंड में अभी बीजेपी के सत्यप्रकाश त्रिपाठी आगे हैं, लेकिन मतों का जो अंतर है वो मात्र 133 मत है। तो ऐसे में सीधा ये जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। हालांकि अभी आगे और राउंड की गणना चल रही है और कुछ देर बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि यहाँ से कौन त्रिपाठी जीत रहे हैं। अनामिका, चलिए उमाकांत लखेड़ा जी से इस पर हम जवाब ले लेते हैं। सर, चारों त्रिपाठी चेहरे मैदान में हैं, यानी कि ब्राह्मण व बाहुल्य सीट है, ये साफ है, क्योंकि चारों त्रिपाठी ब्राह्मण चेहरों पर दाव लगाया है तमाम पार्टियों ने। ऐसे में वोट किसके साइड जाएगा, किसको फायदा किसको नुकसान कहना मुश्किल है, क्योंकि केवल 133 वोटों का अंतर अभी थर्ड राउंड की काउंटिंग में। देखिए, सब आपके दर्शकों को याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में इन बाई इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट की तैयारी हो रही थी और छंटनी
नहीं हो रही थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल था कि भाई जो जातीय माहौल खड़ा हुआ वो किस कारण से खड़ा हुआ ये बताने की दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था कि साहब भारत जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी सरकार है। तो फिर ये हुआ कि वहाँ वो जो सीट है देवरिया वाली, वो उसमें एक संख्या अच्छी खासी तादाद ब्राह्मण की भी होगी, लेकिन ब्राह्मण जाति की राजनीति तो बुरी होती है हमेशा। अगर जाति के नाम पर कहीं भी वोट पड़ते हैं तो बहुत गलत और दुखदायी पक्ष है, क्योंकि अगर जाति के नाम पर पार्टियां बनेंगी जैसे पूरे देश में बनी हुई है, कई राज्यों में काम कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने जन्मेजय सिंह जो दिवंगत विधायक थे उनके पुत्र को इसी डर के मारे नहीं दिया, क्योंकि बाकी लोगों ने त्रिपाठी उतार दिया। अब इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पर कोई राजपूत जो उम्मीदवार हमारे जो दिवंगत हो गए उनके लड़के को उतारेंगे तो हम पर जातिवाद का एक आरोप लगेगा और उसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा, और तमाम जो बाकी बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ एक मैसेज जाएगा कि वहाँ इन्होंने ब्राह्मण को इग्नोर किया। यानी कि सर इन्होंने और जगह पर तो सहानुभूति वोट लेने की कोशिश की है, यहाँ नहीं किया। हाँ, यहाँ ये उस जातिवाद जो मैं बताया कि उसमें लहर में बह गए कि बाकी ने त्रिपाठी उतारा तो हम भी त्रिपाठी उतारेंगे और बीजेपी के नाम पर वोट पड़ेगा और हम लोग जीत जाएंगे। तो ये उसका खामियाजा, जैसे अभी आपके वहां संवाददाता बता रहे थे कि उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो अपडेट आ रही है उसके बाद मैं आपके बात को कंटिन्यू करूंगी। बांगरपुर से इस वक्त एक अपडेट सामने आ रहा है, वो दर्शकों को बता दें, क्योंकि लगातार रुझान अभी आ रहे हैं, शुरुआती रुझान है, बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। लगातार हम ये बात कह रहे हैं, बांगर मऊ में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, क्योंकि बांगर मऊ पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी बांगर मऊ से आगे चल रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि बांगर मऊ से भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकांत कटियार को टिकट दिया है और श्रीकांत कटियार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत कटियार ने बढ़त बनाई है। कटियार 5,599 वोट से आगे हैं। वोटों का अंतर भी काफी ज्यादा है। अतुल सिंह माफ कीजिएगा कुलदीप सिंह सेंगर यहां से विधायक थे और उनकी विधायकी खत्म होने के बाद, उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद यहां पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकांत कटियार को टिकट दिया है। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरते दिख रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि वोटों का मार्जिन काफी ज्यादा है। 1724 वोटों से उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश पाल को पीछे छोड़ा है। उमाकांत सर अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो आप देखिए कि आपने बंगराव मऊ की बात की है, उन्नाव की, तो देखिए ये एक टेस्ट केस है। ये समझा जा सकता है कि कुलदीप सेंगर जो भाजपा के विधायक थे 2017 में जो चुने गए थे, उन पर एक दुराचार का आरोप है, बड़ा बहुत ही जघन्य आरोप है, और जिसके चक्कर में उनकी विधायकी चली गई, वो उनको सजा हो गई और वो जेल में है। तो होना क्या चाहिए था कि जो बंगरावपुर उन्नाव की जो सीट है, यहाँ इतना रिजेंटमेंट भाजपा के खिलाफ होना चाहिए था कि उनकी जमानत, भाजपा की उम्मीदवार की जमानत जब्त होनी चाहिए थी। अगर जनमानस में उस समय जो असंतोष था, जो उग्रता थी, जो विरोध था, जो निराशा थी, जो असंतोष जनमानस में था। लेकिन हो क्या रहा है कि जब आप वोट में चुनाव में जाते हैं तो वोट में जो गिनती होती है उससे हार जीत का फैसला होता है। तो जो जनता में असंतोष है, जो राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं उन्नाव में, वो पार्टियां जब चुनाव के मौके पर अलग अलग अपनी दुकान खोल के बैठेंगी और सीधी टक्कर नहीं देंगी, तो वोटों के बिखरने का फायदा उसी बुराई को होगा जिस बुराई के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक टेस्ट केस है, और इस टेस्ट केस से उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां उनको सीखना चाहिए कि आप वो उस कितनी मतलब ये कितनी सी विडंबना की बात है कि उस सीट पर आपके विधायक ने दुराचार के आरोप में जेल में बंद है और वहां आप ही की पार्टी पर चुनाव जीत रही है। तो क्या संदेश इसका जाएगा? ये विपक्षी पार्टियों को इसमें आत्मसात करना चाहिए। मैं भाजपा की बात नहीं करूंगा कि वो भी एक राजनीतिक पार्टी है, उनको भी अगर सीट खाली होगी तो उनको भी अपना कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारने का अधिकार है। लेकिन ये विपक्षी पार्टियों के लिए एक टेस्ट केस था और जिसमें वो बुरी तरह फेल साबित हो रहे हैं। लेकिन अभी बीएसपी एक सीट पर आगे चल रही है, और क्या बीएसपी का खाता इस उपचुनाव में खुलेगा? क्योंकि इन 7 सीटों में से किसी भी सीट पर बीएसपी का कब्जा नहीं है। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। उबैदुल्ला नासिर साहब, बांगरमऊ को लेकर ही सवाल कर लेती हूँ आपसे। आपकी पार्टी ने आरती वाजपेयी को टिकट दिया है, वो आरती वाजपेयी जो इसके पहले भी हारती रही हैं। सर, क्यों ऐसे चेहरों को टिकट देते हैं जो बार बार हारते हैं?
देखिए, हमारी पार्टी ने समझा था कि वो चूंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। पंडित गोपीनाथ दीक्षित बहुत बड़ी हस्ती थे और उमाशंकर दीक्षित जी के परिवार से हैं। इस वजह से हमें ये उम्मीद थी कि इस बार वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी और अब बहरहाल रिजल्ट हमारे सामने है। रुझान से तो अच्छा, लगता यानी है कि कांग्रेस परिवार को ध्यान में रखकर टिकट देती है, जनता की भावना, जनता को रुझान को देख के नहीं। एक सीट के ऊपर आप हमारे ऊपर परिवार की बात न करें, लेकिन हमने बेहतर समझा था कि अच्छे पॉलिटिकल हैं तो आपको वो सीट मिलेगी। तो ये एक सीट के ऊपर हम, मैं एक सीट की बात ही नहीं कर रही हूँ ना, आप इस उपचुनाव को छोड़ दीजिए। इसके पहले क्या परिवारवाद के आरोप की शुरुआत किस पार्टी से हुई है? मैं उमाकांत सर से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन पहले आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। कहिए सर। परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है? हमारे ऊपर आरोप है, लेकिन कौन सी पार्टी ऐसी है जिस पर परिवारवाद का आरोप ना हो? और कितनी मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन ये कि अब आप इल्जाम सिर्फ हमारे ऊपर लगाए तो ये तो आपकी मर्जी का सौदा है। लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो परिवारवाद से उभरी कर रही हो। कहीं ना कहीं हर आदमी परिवारवाद के ऊपर टिकट देता है और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको इतना बड़ा इशू बनाया जाए। अच्छा, उमाकांत सर, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन उपचुनाव में एक दो में तो शायद नहीं लड़ रही है कांग्रेस पार्टी जी। लेकिन इन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ये देख रही है कि कितने गहरे पानी में है और कोई वो इन चुनाव में वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़े। जैसे उनके नेता भी, प्रवक्ता साहब भी कह रहे हैं कि हम लोग को देख रहे हैं कि हम लोग फाइट में आने के लिए, हम लोग लड़ाई में आने के लिए और आने वाले भविष्य में जनता में जो कांग्रेस पार्टी ने धरने प्रदर्शन और आंदोलन करके थोड़ा एक आशा जगाई है उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी एक लड़ाकू स्थिति में है, फाइटिंग स्पिरिट में है। 30 साल से लड़ाकू बनने की ही कोशिश क्यों कर रहे हैं? फाइट में रहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? फाइट जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए, उसके एक अलग उस पर एक बहस हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 30 साल से, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, उस पर फिर बात कर लेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी उठने की कोशिश कर रही है कि हम लोग जो युवा वर्ग है उनमें अपनी पैठ बनाएं। युवा वर्ग जो जनता के जो सवाल हैं, मोदी सरकार की जो नाकामियां हैं, योगी सरकार की जो नाकामियां हैं, कोरोना काल में जिस तरह के हालात जमीन स्तर पर रोजगार के मुद्दे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, जो पलायन कर गए जो लोग हैं, जो वापस अपने गाँव में गए थे, उनको वहाँ रोजगार रोजी रोटी नहीं मिली है। पूरे प्रदेश की हालत है, पूरे बिहार की, पूरे उत्तर भारत की हालत है। तो उसको कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएं। और देखिए, राजनीति का जो पृष्ठ है, राजनीति का जो पेज है, वो राजनीति का पेज हर सुबह नया पेज खुलता है। तो कांग्रेस पार्टी भी इसी उम्मीद में है कि हम एक अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा प्राप्त करें, दोबारा जनता से अपने को जोड़े, अपनी जड़ों को जोड़े। जो कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास था, कांग्रेस पार्टी ने सालों साल उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज किया। तो कांग्रेस पार्टी दोबारा, अच्छी बात है कि हर राजनीतिक पार्टियों को अपनी जड़ों में लौटने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी भी वो कर रही है। वो कितनी सफल हो पाती है, कितनी नाकाम हो पाती है, और जो बदली हुई जो हालात हैं, उन हालात से वो कैसे अपना सामंजस्य बिठाती है, और जो यूथ है, जो वोटर्स है, उन वोटर्स को कितना वो अपनी चीज़ों को अपने वो आकर्षित करती है। यही लोकतंत्र में होता है, वही कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, बाकी पार्टियां भी वो कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर जरूर इस समय इस चुनाव में नजरें हैं, क्योंकि बसपा को लोग देख चुके हैं, उनका एक जनाधार है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उस पर भी वो भी एक 20-30 साल से बड़ी ताकतवर भूमिका में उत्तर प्रदेश में। ये कांग्रेस पार्टी है जो अलग थलग थी। तो कांग्रेस पार्टी कोरोना काल का जिक्र किया, उस पर अशोक पांडे जी से एक सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद मैं सुबैद जी से भी सवाल लूंगी और आपसे भी बात करूंगी। अशोक जी, जब मजदूर उत्तर प्रदेश में वापस लौटे थे, बहुत बड़ी संख्या थी, यूं कहें कि पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या थी उत्तर प्रदेश में मजदूरों के वापस आने की। उत्तर प्रदेश या बिहार, दो ऐसे राज्य थे जहां सबसे ज्यादा मजदूर वापस आए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह वादा किया था कि स्किल मैपिंग की जाएगी, उसके आधार पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। फिलहाल बहुत ज्यादा फायदा इसका मजदूरों को जो वापस आए थे उन लोगों को मिलता दिखाई नहीं दिया है अब तक। 3 से 4-5 महीने का वक्त हो रहा है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम जीतेंगे, हमें फायदा मिलेगा। कैसे आप इस बात को कहते हैं? किस काम के आधार पर कहते हैं? आपने जो बुलडोजर चलवाए हैं, जो बिल्डिंग्स गिरवाई हैं, उस बेस पर आपको वोट मिले होंगे? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली की सरकारों ने, हमारे योगी जी ने, आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से सैनिटाइज बसों को ला के
यहाँ पे उन लोगों को उनके गांव पहुँचाने का काम किया, उनको उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था कराई, पैसे की व्यवस्था कराई, भोजन की व्यवस्था कराई। निश्चित तौर पे प्रवासी मजदूरों को हमने यहाँ तक कहा कि अब आपको हम लौटने नहीं देंगे। हमने उनको सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से जोड़ने का, मनरेगा में जोड़ने का प्रयास किया। पांडे जी, कोई आंकड़ा है कितने मजदूरों को रोजगार मिला है उत्तर प्रदेश में? मजदूर जो आए थे, कोई आंकड़ा है कि कितने मजदूरों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिला है लॉकडाउन के दौरान वापस आने के बाद? देखिए, हमने तो 2 करोड़ मजदूरों को समाहित करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा। आज तो चुनाव की समीक्षा है, लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पे आंकड़ा देने का काम करूंगा। चलिए, आप आंकड़ा देने की बात करेंगे। बसों का जिक्र हुआ है तो मुझे बसों को लेके भी उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हुई है, राजस्थान बॉर्डर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर, उस पर भी बात करेंगे। उबैद उल्लाह नासिर साहब, बसों के जिक्र के बाद कुछ तो याद आया होगा आपको? बसें इनके कहने से दी गई थी, अपनी तरफ से तो हमने दिया था, पहले इनसे परमिशन ले लिया था और 1000 बसें हमने लाके बॉर्डर पर खड़ी कर दी थी। इनके कहने के मुताबिक 100-150 बसें खराब थी, तो 850 बसें इन्होंने क्यों नहीं चलने दी, ये इनसे पूछिए। और इनसे ये भी पूछिए कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों के ऊपर किस कदर लाठीचार्ज हुआ था, किस कदर वो भूखे मर रहे थे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह खाना पहुँचा रहे थे, नाश्ता पहुँचा रहे थे, पानी पहुँचा रहे थे। एक बात और सुन लीजिए मैम, जो गांवों में जो मजदूर वापस आए थे, जिस मनरेगा को पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने मटक के बुराई किया था, गलत कहा था, कांग्रेस की विफलता का सबूत कर रहा था, उसी मनरेगा ने गांवों में 2-3 महीने तक हमारे मजदूरों को काम दिया और उसके बाद ये इतना पैसा नहीं दे पाए और आज फिर गांव के मजदूर भी परेशान हाल है। मनरेगा के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, उसके जो बजट में कटौती की, उसका खमियाजा देहात का मजदूर भुगत रहा है। ये क्या बात करेंगे? इनको सिर्फ लफाजी के अलावा और कुछ आता नहीं है, ये सिर्फ बातें ही करना जानते हैं। मनरेगा के साथ इन्होंने क्या सलूक किया, और मनरेगा ही ने इस देश को बहुत कुछ बचाया है, खेती ने इस देश को बहुत कुछ बताया है, उसी खेती को ये आज बर्बाद कर रहे हैं नए कानून लाकर। सर, इस बीच हमारे साथ KN पांडे भी समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। पांडे जी, स्वागत है आपका। लेकिन इस बीच एक अपडेट दे दे देवरिया से। चौथे राउंड में बीजेपी देवरिया में आगे चल रही है। इसके पहले भी देवरिया में भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी आगे थे और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवरिया में आगे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों में कितना अंतर है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। देवरिया में चौथे राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी 1881 वोट से आगे चल रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1687 वोट से पीछे हैं और बीएसपी के प्रत्याशी 940 वोट उनको अब तक मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी को 976 और कांग्रेस 129 वोटों से पीछे चल रही है। घाटमपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ अमित सिंह घाटमपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, एक बार फिर इस बात का जिक्र करूंगी कि घाटमपुर में सबसे कम वोटिंग हुई थी। घाटमपुर सुरक्षित सीट है। आपने भी बताया कि 50 साल बाद कमल वरुण रानी ने भारतीय जनता पार्टी को यहां जीत दिलाई थी, लेकिन क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी? क्या देख पा रहे हैं अभी, क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है घाटमपुर से? देखिए, अभी सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं। तीसरा राउंड अभी कंप्लीट हुआ है और इस राउंड में अभी तक जो 2 राउंड तक बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही थी, अब वो पीछे हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र पासवान 655 वोट से अब आगे निकल गए हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह लगातार चिंता बढ़ती जा रही थी, 2 राउंड में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था वो आगे निकल चुका था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे है। यानी जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं, उठापटक का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन एक गनीमत वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब वापस से नंबर 1 पर आ गई है और चूंकि बीजेपी के सामने ये कड़ी चुनौती भी है कि कमल रानी वरुण का जो विरासत है उसको किस तरह संभाला जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुरक्षित सीट है। हमेशा यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको हमेशा से जीत यहाँ पर मिलती आई है। तो
इसलिए एक बड़ी बात है कि बीजेपी यहाँ पर लगातार वापस से बढ़त बनाए हुए है और अब जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे शायद बीजेपी ये चाहेगी कि उसकी बढ़त और बढ़ती जाए। चलिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र पासवान फिलहाल आगे चल रहे हैं, लेकिन उठापटक लगातार घाटमपुर में जारी है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है घाटमपुर को लेकर भी, लेकिन हाँ, देवरिया की हमने बात की है। देवरिया में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो काफी मतों से आगे चल रहे हैं। उपचुनाव के शुरुआती रुझान में भले ही कांग्रेस प्रत्याशियों को बढ़त नहीं मिल रही हो, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पूरा भरोसा है कि परिणाम सकारात्मक होंगे। बात की अनिल यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आज आ रहा है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं। सर, वोटों की गिनती हो रही है, 7 सीटें हैं, कैसा देख रहे हैं कि रिजल्ट कैसा होने वाला है? देखिए, चुनाव में सकारात्मक परिणाम आना चाहिए। हमने काफ़ी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जी तोड़ प्रयास किया है। हम भरोसा है संघर्ष पर, जनता के बीच में रहे हैं, बुनियादी सवालों को, रोजगार के मुद्दों को, किसानों के मुद्दे को, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरे, लाठियाँ खाई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, जेल गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। उम्मीद है, भरोसा है कि सुखद और सकारात्मक परिणाम मिलेगा। सर, कुछ विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने सरकारी मशीनरी का भी फ़ायदा उठाया है इन उपचुनाव में। देखिए, ये उपचुनाव है, ये तो कमोबेश हर आदमी जानता है कि सरकार और सरकार की मशीनरी पूरा अपने ताकत का इस्तेमाल करती है और ऐसा होता हुआ प्रतीत भी हुआ है, दिखाई भी दिया है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जवाब जरूर देती है। तो उम्मीद है आपको कि बेहतर रहेगा कांग्रेस का रिजल्ट? बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा और एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ऐसा उम्मीद है जनता के दम पर। बिल्कुल, देखिए, अजय कुमार लल्लू जी को यकीन है कि जो 7 सीटों पर मतगणना हो रही है उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने इन सीटों पर मेहनत भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।